Dear students, Bismillah. That is 3-column cash book. हेडिंग दूंगा मैं कैश बुक का। इसमें पहला कॉलम डेबिट साइड पे डेट, डिस्क्रिप्शन, एक कॉलम छोटा सा छोड़ूंगा, उसके बाद डिस्काउंट, अलाउड, देन कैश और बैंक। ठीक है, ये डेबिट साइड आ गई और यही साइड हमारी क्रेडिट साइड पे आ गई। ये लीजिए, ओके। तो ये कैश बुक का फॉर्मेट बना ली हमने और ये सेंटर में मैं एक ठीक लाइन लगा देता हूं। ये डेबिट साइड और ये क्रेडिट साइड जरा प्रोमिनेंट हो जाएगी। ठीक है, अपने माइक ऑफ रखिएगा प्लीज। हाँ, अगर किसी को क्वेश्चन करना हो तो आप जरूर ऑन कर लें, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, जैसे माइक ऑफ रखिएगा। सो लेट्स स्टार्ट। ट्रांजैक्शंस मैं लिखूंगा यहाँ पर और उसको वहां स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लिखते हैं दी फॉलोइंग। एक क्वेश्चन से बना लेंगे, क्वेश्चन ये भी मैं आपके साथ शेयर कर लूंगा। फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस वर टेकन प्लेस during first month of business relating to ABC traders. So first January 2020. Mr. Basit started business with cash rupees 500,000. मिस्टर बी बासित ने बिजनेस स्टार्ट किया 50,000 से। ठीक है जी, अब इस ट्रांजैक्शन को हमने कैश बुक में पोस्ट करना है, तो आप लोग थोड़ा सा पार्टिसिपेट कीजिएगा। टेल मी वेदर इट इज अ रिसीट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू कैश बुक और पेमेंट। जी बोलिएगा। जी, तो ये बेसिकली चूंकि बिजनेस स्टार्ट किया तो कैश बिजनेस में आ रहा है, तो ये डेबिट साइड पे आएगा और इसकी अमाउंट है 500,000। तो डेबिट साइड यानी रिसीट साइड पे हम लिख देंगे ऑपोजिट अकाउंट कैपिटल। जो ट्रांजैक्शन नहीं समझ आएगी मुझसे पूछिएगा। 500,000 ये मैंने कैश में लिख दिया। ठीक है जी, इट्स ओके। नेक्स्ट आइएगा, नेक्स्ट ट्रांजैक्शन 2nd January 2020 Mr. Basit opened current account with bank by depositing rupees 200,000 into bank. By depositing rupees 200,000, that's enough. अब ये ट्रांजैक्शन आपने ध्यान से देखनी है। अगर इस ट्रांजैक्शन के पॉइंट ऑफ से देखें तो उसने चूंकि बैंक अकाउंट ओपन किया है, तो जब वो बैंक अकाउंट ओपन कर रहा है तो कैश आपके बिजनेस के अंदर कम हो रहा है, कैश इन हैंड कम हो रहा है, लेकिन बैंक बैलेंस बढ़ रहा है। अब अगर मैं चूंकि कैश बुक बना रहा हूँ 3 कॉलम और 3 कॉलम कैश बुक में मेरे पास कैश का कॉलम भी है, बैंक का कॉलम भी है।
कैश के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो आपको नजर आएगा कि ये कैश के पॉइंट ऑफ व्यू से मेरी रिसीट पेमेंट है, क्योंकि कैश इज गोइंग आउट फ्रॉम द बिजनेस। लेकिन बैंक के पॉइंट ऑफ व्यू से ये मेरी रिसीट है। ये वाहिद ट्रांजैक्शन आई है, ये पहली ट्रांजैक्शन आई है जिसके अंदर रिसीट भी नजर आ रही है और पेमेंट भी नजर आ रही है। इस एंट्री को हम अकाउंटिंग में कहते हैं कॉन्ट्रा एंट्री। ठीक है जी। और कॉन्ट्रा एंट्री को हम डिफाइन करते हैं एनी एंट्री which shows which will be shown on both sides of cash book, sides of cash book। अच्छा, इनिशियली इस ये दो ही कॉन्ट्रा एंट्री होती हैं, या तो बैंक में पैसा जमा कराना या बैंक से पैसा निकलवाना, ये दो कॉन्ट्रा एंट्रीज है। ठीक है, क्योंकि इन दो से सॉरी इन दो सिचुएशन में आपके दोनों अकाउंट जो है वो इफेक्ट होते हैं। ओके, अच्छा अब इस एंट्री को करने का तरीका क्या है? अब चूंकि आपने बैंक में रकम जमा करवाई है, तो मुझे पहले आप एंट्री बताइएगा, कैश के पॉइंट ऑफ व्यू से बताएं, कैश इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज? टेल मी, कैश के पॉइंट ऑफ व्यू से। सर कैश डिक्रीज हो रहा है, कैश इन हैंड डिक्रीज हो रहा है, बैंक इंक्रीज हो रहा है। डिक्रीज हो रहा है सर। ठीक है जी, बिल्कुल ठीक है, कैश डिक्रीज हो रहा है और बैंक बैलेंस इंक्रीज हो रहा है। तो आप पहला काम तो ये करेंगे, दोनों साइड पे लिख देंगे 2/1/20। इस साइड पे भी डेट डालूंगा और इस साइड पे भी डालूंगा, क्योंकि ये रिसीट भी है और पेमेंट भी है। ठीक है, अच्छा अब चूंकि कैश मेरा कम हो रहा है, तो कैश में क्रेडिट साइड पे 200,000 लिखूंगा, और बैंक बैलेंस बढ़ रहा है तो बैंक की डेबिट साइड पे 200,000 लिखूंगा। ठीक है, डेबिट साइड इंक्रीज होती है और क्रेडिट साइड डिक्रीज होती है। अब कैश कम हो रहा है तो कैश कॉलम में मैंने 200,000 लिख दिया, बैंक बैलेंस बढ़ रहा है तो बैंक कॉलम में 200,000 लिख दिया। अब इस यहां जरा गौर से देखिएगा, जब बैंक कॉलम में अमाउंट लिखेंगे तो ऑपोजिट अकाउंट आएगा कैश, और जिस वक्त कैश अकाउंट कैश कॉलम में लिखेंगे तो ऑपोजिट अकाउंट आएगा बैंक। यानी ये एंट्री अब ये शो कर रही है कि हमने कैश बैंक में डिपॉजिट करवाया 200, और ये शो कर रहा है कि बैंक यानी कैश बिजनेस से आउट हो रहा है, और ये शो कर रहा है कि कैश बिजनेस में बैंक में इंक्रीज हो रहा है। इस एंट्री को चूंकि मैंने अभी आपसे कहा कि दिस इज नॉन एज कॉन्ट्रा एंट्री, ये दोनों साइडों पे शो होती है, इसलिए इधर जो है ना हम सी का वर्ड लिखेंगे शो करने के लिए, दिस इज अ कॉन्ट्रा एंट्री। ये कॉलम मैंने एक्सेल में इसलिए बनाया था, आपको जरूरत नहीं है ये कॉलम बनाने की, आप इसी के साथ यहाँ करके सी लिख सकते हैं। ठीक है, कैश की जहाँ कैश लिखा है डिस्क्रिप्शन वहीं सी लिख सकते हैं। सो दिस इज शोन अ कॉन्ट्रा एंट्री। ठीक है, कॉन्ट्रा एंट्री क्वेश्चंस में 2-3 आती हैं, तो ये बड़ा केयरफुली करनी है, ये दोनों साइड पे हमारी शो होंगी। 3rd January 2020 purchased goods for business purchase goods worth rupees 125,000, cash of rupees 75,000 was paid, and balance by check। आपने गुड्स खरीदी हैं 125,000 की, 75,000 आपने कैश दे दिया और बैलेंस आपने चेक दिया। ठीक है, अब बताइए रिसीट है या पेमेंट? टेल मी, रिसीट और पेमेंट? सारी पेमेंट है। पेमेंट है, तो पेमेंट किस साइड पे आएगी जी? ये क्रेडिट साइड पे आएगी सर। तो मैं यहाँ क्रेडिट साइड पे 3rd January 2020 लिख देता हूँ, और ऑपोजिट अकाउंट ऑब्वियसली मैंने परचेज किया है तो परचेजेस, और इसकी अमाउंट अब आपने कहाँ लिखनी है? देखिए आपने कैश पे किया है 75,000 का, तो कैश में 75,000 आएगा, और बैंक में जो बैलेंस अमाउंट है 50,000, यानी 50,000 आपका बैंक में आ जाएगा।
ठीक है जी, ये एंट्री ओके हो गई। फोर्थ जनवरी सोल्ड गुड्स to various customers for cash rupees 40,000, by check rupees 80,000, and on credit rupees 100,000। आपने मुख्तलिफ कस्टमर्स को गुड्स सेल किए हैं, जिसमें कुछ कैश पे की हैं, कुछ चेक्स के थ्रू की हैं और बाकी सारी क्रेडिट के थ्रू हैं। सो बेसिकली इस ट्रांजैक्शन में पहले तो बताएं कि ये कैश बुक में आएगी या नहीं आएगी। पहला सवाल तो मेरा ये। सर ये कैश बुक में सिर्फ कैश का आएगा और ये चेक आएगा, और जो क्रेडिट वाला वो नहीं आएगा। इसमें ऐसी ट्रांजैक्शन का हिस्सा भी आ सकता है या प्योर ऐसी ट्रांजैक्शन भी आ सकती है जो कैश से रिलेटेड नहीं है। हमने पढ़ा था क्लास में कि कैश बुक में सिर्फ वो अमाउंट आएगी कैश बुक में जो कैश से रिलेटेड ट्रांजैक्शन होगी। ये ट्रांजैक्शन बिल्कुल आएगी लेकिन सारी नहीं आएगी। इसमें ये कैश वाली आएगी और चेक वाली आएगी, क्रेडिट वाली यहाँ शो इस बुक में शो नहीं होगी, वो सेल्स डे बुक में जाएगी। वो हमने इस वक्त नहीं बना रहे, हम इस वक्त डिस्कस कर रहे हैं कैश बुक को। अब सेकंड क्वेश्चन है कि ये रिसीट है या पेमेंट है। सर ये रिसिप्ट है। रिसीट है, तो ये डेबिट साइड पे आ जाऊंगा 4 जनवरी 2020 और ऑपोजिट अकाउंट ऑब्वियसली सेल्स। अब अमाउंट कैसे लिखेंगे जी। कैश कॉलम में उसने कहा है जी कैश रिसीव हुआ है हमें 40,000, कैश में हम 40,000 लिख देंगे और चेक हमें मिला है 80,000 का, 80,000 हम बैंक में लेंगे। ठीक है जी, उसके बाद अगली ट्रांजैक्शन देखते हैं। परचेस्ड फर्नीचर for business use worth rupees 90,000, 50% payment was made by check and balance shall be payable after 1 month। इस ट्रांजैक्शन में देखें तो अगेन क्या ये ट्रांजैक्शन कैश बुक में आनी चाहिए जी बच्चों। सर आनी चाहिए सर। 50% वाज मेड बाय चेक था। यस सर। तो आना चाहिए, लेकिन सिर्फ 45,000 आना चाहिए। 45,000 की अमाउंट ये बिल्कुल कैश बुक में आएगी और ये रिसीट है या पेमेंट। सर ये पेमेंट है। पेमेंट है 5/1/2020। आप यहाँ लिख दोगे फर्नीचर और चूंकि पेमेंट हम चेक के थ्रू कर रहे हैं तो ये 90,000 की अमाउंट आ गई। ठीक है जी, उसके बाद 6/1/2020। सर वो 45,000 नहीं उसमें आएगा जी 45 आएगा, सॉरी 45,000 50% आएगी। ठीक है, और 50% तो हमने शो ही नहीं करनी, वो हमारी इस बुक से रिलेट नहीं करती। ठीक है जी, अब नेक्स्ट आते हैं परचेस्ड गुड्स ऑन क्रेडिट फ्रॉम नजम वर्थ रुपीज 150,000। जी बताइएगा ये ट्रांजैक्शन कैश बुक की किस साइड पे आएगी। सर ये कैश बुक में आएगी, क्रेडिट पे लिखा जाएगी, ये परचेज दी बुक में आएगी। ये आपकी ट्रांजैक्शन जो है वो कैश बुक में नहीं आएगी। ये मेरी बात याद रखिएगा कि एग्जामिनर इस जब कैश बुक का क्वेश्चन देता है उसमें 1 और 2 ट्रांजैक्शन सम टाइम ऐसी दे देता है जिसका इस बुक से ताल्लुक नहीं होता। ये जरूरी नहीं है कि सारी की सारी अमाउंट्स इस बुक में शो हो, सिर्फ वो ट्रांजैक्शन आएंगी जिसमें कैश इनफ्लो हो रहा है या कैश आउटफ्लो हो रहा है। ठीक है जी, अब हम लिखते हैं 7/1/20 8/1/20 को एक दिन संडे का भी छोड़ देते हैं। चेक
of rupees 45,200 was received from customer against an invoice of rupees 47,000। ठीक है जी, आपने 45,200 का चेक कस्टमर से रिसीव किया अगेंस्ट एन इनवॉइस ऑफ रुपीज 47,000। ये एंट्रीज आप फिर ध्यान से देखिएगा। अब पहले तो ये डिसाइड करना जरूरी है कि इज इट रिसीट और पेमेंट, यानी ये डेबिट साइड पे आएगी या क्रेडिट साइड पे। तो बताइए किस साइड पे आनी चाहिए? डेबिट साइड पे आएगी सर। डेबिट साइड पे। अब डेबिट साइड पे चूंकि आपको चेक मिल रहा है, मैं पहले डेबिट साइड पे आकर डेट डालता हूँ 7/1/20, और चूंकि मैं रिसीव कर रहा हूँ कस्टमर से, तो यहाँ पर डेटर्स या रिसीवेबल्स लिखोगे। अब अमाउंट कितनी मिली है? चेक को 45,200, तो मैं 45,200 जो है वो बैंक में लिख दूंगा। साथ में लिख रहा है कि अगेंस्ट एन इनवॉइस ऑफ 47, जबकि इनवॉइस जो थी वो 47 की थी। इसका मतलब है कि 1800 का डिफरेंस क्रिएट हो रहा है, एंड दैट 1800 इज नोन एज डिस्काउंट। टेल मी वेदर इट इज अ डिस्काउंट अलाउड और रिसीट? अलाउड सर। अलाउड। तो ये डिस्काउंट अलाउड कॉलम में हम 1800 लिख देंगे। ठीक है, इधर मैंने अलाउड ही वो कॉपी किया हुआ, तो इसको रिसीव कर लेते हैं क्रेडिट साइड। डेबिट साइड पे हमेशा डिस्काउंट अलाउड आएगा और क्रेडिट साइड पे हमेशा डिस्काउंट रिसीव्ड होगा। ये नहीं हो सकता कि अमाउंट यहाँ आ रही है, डिस्काउंट यहाँ आ रहा है। खुद ब खुद आएगा। देखिए, जब आप पेमेंट रिसीव करते हो ना, तब डिस्काउंट देते हो, इसलिए पेमेंट रिसीव भी डेबिट होती है और डिस्काउंट अलाउड भी डेबिट होता है। इसी तरह जब आप पेमेंट करते हो तो डिस्काउंट रिसीव करते हो, तो जब पेमेंट करोगे तो क्रेडिट होगी और डिस्काउंट रिसीव भी क्रेडिट होगा। ये तो अंडरस्टूड है कि डिस्काउंट उसी साइड पे हमारा आएगा। ठीक है, अब एक और लिखते हैं जी, 9/1/20 received a bearer check rupees 5,000 from customer against cash sales। आपने कैश सेल के अगेंस्ट कस्टमर से 5,000 रुपए का बेयरर चेक ले लिया। ठीक है, टेल मी वेदर इट इज रिसीट और पेमेंट? रिसीप्ट है। रिसीट है। अब इसका ऑपोजिट अकाउंट क्या आएगा? ये डेबिट साइड पे ही आएगी। इसका ऑपोजिट अकाउंट क्या आएगा? सर सेल्स आ जाएगा। ये सेल्स आएगा, क्योंकि ये कैश सेल्स है। और अमाउंट इसकी जो आ रही है 5,000, ये किस कॉलम में आएगी? बैंक में। ये अमाउंट कैश में आएगी। यही चीज मैंने अब आपको समझाना। ठीक है, ये बैंक में नहीं आएगी। वर्ड को गौर से देखें, बेयरर चेक। बेयरर चेक वो होता है जो आप कोई भी पर्सन काउंटर पे जाकर बैंक से कैश करवा सकता है। ये हमारे अकाउंट में जमा नहीं हो सकता। यानी अगर मैंने इसको जमा कराना है तो पहले कैश लूंगा, फिर कैश बैंक में जमा कराऊंगा। अगर मैं इसको पहले कैश में कन्वर्ट करवाता हूँ और फिर वो कैश बैंक में जमा होता है, तो दो अलग ट्रांजैक्शन होती है। इसमें कहीं नहीं लिखा हुआ कि ये बैंक में जमा हो गया है। अगर सिंपल चेक का वर्ड होता है ना, जो ऊपर हम पढ़ रहे हैं, वो चेक हमारा बेसिकली बेयरर नहीं होता, उसको हम क्रॉस चेक कहते हैं। और क्रॉस चेक हमेशा याद रखिएगा कि वो हमेशा बैंक में जाएगा। लेकिन अगर वर्ड आ जाए बेयरर चेक, ये कभी भी आपने इसको बैंक में नहीं लिखा, अनलेस के वो क्लियर लिखे कि हमने इसको बैंक में जमा कराया। ठीक हो गया जी? ये बात समझ में आ गई जी? अली रजा, अपनी वीडियो ऑफ कर दें प्लीज। यस सर। ओ सर, कर देता हूं मैं। कोई बात। अच्छा जी, उसके बाद 10th जनवरी 2020 चेक ऑफ रुपीज 5,500, इसको हम यहाँ पर चेक्स कर लेते हैं। ठीक है जी, चेक्स। और यहाँ चेक ऑफ रुपीज 500 प्रीवियसली रिसीव्ड
from customer was now dishonored, यानी एक 5500 का चेक था जो हमने पहले कस्टमर से रिसीव किया था, वो अब डिसऑनर हो गया। अब बताओ, जब आपने चेक रिसीव किया था उस वक्त किस साइट पे शो किया था? सर डेबिट साइड पे। डेबिट साइड। डेबिट अब ये डिसऑनर हो गया है, जब डिसऑनर हो जाएगा तो चेक रिवर्स हो जाता है, तो ये आप किस साइड पे आना चाहिए? क्रेडिट साइड। क्रेडिट साइड। Credit. ठीक हो गया, यानी ये रिवर्सल एंट्री है। पहले जब आपको चेक मिला था, असल में ये जो चेक मिले थे इनमें से एक चेक का 5500 का, ठीक है, वो डिसऑनर हो गया। ये अब हम 10th को ऑपोजिट अकाउंट हम लिखेंगे, यकीनी बात है कस्टमर है तो डेटर्स, और 5500 डेटर्स इसलिए लिखा कि अब ये रकम मैंने डेटर से दोबारा लेनी, और ये 5500 हमारा बैंक में से माइनस हो जाएगा। यानी हम ये शो कर रहे हैं कि ये 45,200 के जो हमें चेक मिले थे उसमें से 5500 का कैश नहीं हुआ, तो वो मैंने माइनस कर दिया। तो क्रेडिट करूंगा तो माइनस होगा, ऑटोमेटिकली वो माइनस हो जाएगा। ठीक है जी। उसके बाद हम नेक्स्ट ट्रांजैक्शन लेते हैं 11 जनवरी 2020, चेक of rupees 67,500 was paid to supplier against full settlement of rupees 70,000. 67,500 का चेक आपने सप्लायर को पे किया है इन फुल सेटलमेंट ऑफ रुपीज 70,000। ये बताइए, ये रिसीट है या Credit, sir. क्रेडिट? गुड। अब ये क्रेडिट साइड पे आऊंगा, और क्रेडिट साइड पे डेट है हमारी 11/1/20। ऑपोजिट अकाउंट क्या यूज करूं? सर क्रेडिटर। क्रेडिटर्स। ऑपोजिट अकाउंट मेरा क्रेडिटर्स रहेगा। अच्छा, अब जो अमाउंट है वो कितनी आएगी और किस कॉलम में आएगी ये भी बताइएगा। सर 67,500 आएगी, ये बैंक में आएगा। बाकी जो 2500 है वो उसमें आएगा सर, डिस्काउंट रिसीव। ठीक हो गया, 67,500 हमारा बैंक में चला गया और 2500 हमारा डिस्काउंट रिसीव्ड में आ जाएगा। ये ऑटोमेटिकली डिस्काउंट रिसीव्ड में आ जाएगा। ठीक है जी। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन 12/1/20, paid salaries for the month rupees 70,000, of which rupees 25,000 was made by check. आपने 75,000 की सैलरीज पे की हैं, जिसमें से 25,000 चेक के थ्रू पे की। सो टेल मी, इसमें किस साइट पे आएगा और किस कॉलम में आएगा? Sir, credit. क्रेडिट साइड पे आएगा। क्रेडिट 25,000 चेक से। और ये 12 जनवरी को हम क्रेडिट साइड पे ऑपोजिट अकाउंट लिख देते हैं सैलरीज, और पेमेंट जो है वो हमारी 25,000 चेक में आएगी, यानी चेक का मतलब बैंक में आएगी। तो बाकी Bank. पेमेंट है, बाकी कहाँ जाएगी पेमेंट? Cash. सर कैश। बाकी पेमेंट जो है वो हमारी कैश में ट्रांसफर हो जाएगी। ठीक है जी। अब उसके बाद 13 जनवरी 2020, goods worth rupees 12,000 and cash of rupees 40,000 was withdrawn by Mr. Basit to meet his personal expenses। 12,000 की गुड्स और 40,000 का कैश जो है मिस्टर बासित ने विड्रॉ कराया
अपने पर्सनल एक्सपेंसेस को मीट करने के लिए। तो इज इट रिसीट और पेमेंट? सर डेबिट। क्रेडिट सर। क्रेडिट, पेमेंट है ना, आपने पेमेंट की है। अच्छा, अब क्या ये ट्रांजैक्शन सारी आएगी इस कैश बुक में? ओनली कैश। ओनली कैश। सर कैश हाँ जी, है तो ड्राइंग्स दोनों ना, 12,000 भी ड्राइंग्स है, 40,000 भी ड्राइंग्स है, यानी टोटल ड्राइंग्स 52,000 की है। लेकिन सिर्फ कैश में जो ड्राइंग्स है वो 40,000 है, जो गुड्स की ड्राइंग है वो कैश बुक में शो नहीं होगी। तो 13 जनवरी 2020 को हम यहाँ लिख देंगे ड्राइंग्स और पेमेंट लिखेंगे हम 40,000 की कैश में। ठीक है जी, 40,000 की कैश में, क्योंकि हमने कैश में उसने विड्रॉ किया, ये हमने 40,000 कैश में लिख दिया। नेक्स्ट आइए, सर ये रिपीट कर दें सर एक दफा। ये फिर देख लिए। देखो वो लिख रहा है गुड्स वर्थ ₹12,000 and cash of ₹40,000 was withdrawn by owner या मिस्टर बासित to meet his personal expenses। तो यकीनन ये कैश हमारा बिजनेस से आउट हो रहा है ना, इनफ्लो नहीं हो रहा, आउटफ्लो हो रहा है। और आउटफ्लो जो है वो हमारी पेमेंट होती है। तो पेमेंट हमने कैश बुक की किस साइड पे लिखनी है? क्रेडिट साइड पे। तो चूंकि कैश में पेमेंट हो रही है तो हमने कैश वाली ट्रांजेक्शन यहाँ कैश कॉलम में लिख दी, ऑपोजिट अकाउंट ड्राइंग। लेकिन जो 12,000 की अमाउंट है वो चूंकि गुड्स में ड्राइंग्स हुई है, तो वो गुड्स ड्राइंग जो है वो आपकी इस यहाँ शो नहीं होगी कैश बुक में, वो जनरल में जाएगी। ठीक हो गया? ओके सर, ओके। अब नेक्स्ट ट्रांजैक्शन आते हैं 15 जनवरी 2020। चेक, बल्कि इसको लिखते हैं हम कैश ऑफ ₹12,500 was withdrawn from bank। Cash of ₹12,500 was withdrawn from bank। बताइए कि ये रिसीट होगी या पेमेंट होगी? सर ये दोनों होगी, कॉन्ट्रा ये कॉन्ट्रा एंट्री होगी सर। ये कॉन्ट्रा, एक कॉन्ट्रा एंट्री वो थी जो ऊपर हमने ये सेकंड में पढ़ी थी कि मिस्टर बासित ओपन करंट अकाउंट विद बैंक। इस ट्रांजैक्शन में हमने बैंक में रकम जमा कराई थी, यहाँ पर आपने कैश निकलवाया है बैंक से। और एक चीज बड़ी अहम यहाँ मैं आपसे क्लियर कर दूं, और वो क्या है जी कि ये जो आपकी विड्रॉ कराई अमाउंट, ये ड्राइंग्स नहीं है, कहीं नहीं लिखा हुआ कि ऑनर ने विड्रॉ कराया है, ये बिजनेस ने विड्रॉ कराया अपने बैंक से। ठीक है, ऊपर ट्रांजैक्शन में देखें तो विड्रॉन बाय मिस्टर बासित, और फिर आगे क्लियर लिखा है फॉर पर्सनल एक्सपेंसेस। तो यहाँ विड्रॉन बाय, ऑब्वियसली बिजनेस का कैशियर ने विड्रॉ कराया होगा ऑन द ऑर्डर ऑफ मिस्टर बासित, लेकिन ये कैश बिजनेस में आ रहा है। अब ये दूसरी कॉन्ट्रा एंट्री है। ठीक है, मैंने दो कॉन्ट्रा एंट्री बनाई थी। जब भी कॉन्ट्रा एंट्री आ जाए, पहला स्टेप तो ये है कि दोनों साइडों पे डेट लिख लो। ये आसान तरीका बता रहा हूँ, पहले दोनों साइडों पे डेट लिख लो। अच्छा, अब देखो ये 12,500 की अमाउंट जो है, कि कैश इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है? सर कैश इंक्रीज हो रहा है। तो कैश में डेबिट करूंगा और बैंक बैलेंस कम हो रहा है तो बैंक में क्रेडिट करूंगा। ठीक है, और जब मैंने बैंक में क्रेडिट किया तो ऑपोजिट अकाउंट कैश आएगा, और जब मैंने कैश कॉलम में अमाउंट लिखी तो ऑपोजिट अकाउंट बैंक आएगा। और ये कॉन्ट्रा एंट्री है, तो इसलिए दोनों साइडों पे मैं कॉन्ट्रा सी फॉर कॉन्ट्रा शो कर दूंगा। हो गया जी। समय मेरे लैपटॉप में ना ये थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई है, ऑफिस वालों ने वापस लिया वो सही कराने के लिए, ये चार्ज नहीं करता, ये भी जा पड़ेगी बैटरी। चले जितना होता है उतना तो करें। अच्छा जी, अब चूंकि फ्यू मिनट्स रह जाए ये ड्रॉप हो जाएगा ये बैटरी, ये चार्जर लगा भी हुआ तो ये चार्ज नहीं कर रहा।
तो अब एंड पे जरा मैं एक चीज समझाना चाहता हूँ, बाकी फिर कल ही करना पड़ेगा। क्लोजिंग, अब इसको बैलेंस करना, ठीक है जी। जब मंथ एंड होगा तो हम बैलेंस करेंगे। हमेशा कैश का बैलेंस डेबिट होगा, हमेशा। ये तो हो नहीं सकता कि क्रेडिट हो। तो हम इसको डेबिट कर लेते हैं, इसको प्लस कर लेते हैं, यानी इसको पहले प्लस कर लेते हैं। इसका टोटल आएगा जिस तरह लेजर बैलेंस करते हैं 557,500, यही अमाउंट मैं यहां लिख देता हूं। बेशक उस साइड का टोटल कम होगा। अब बैलेंस करने का क्या तरीका है? लाइक 15 जनवरी को ही हम बैलेंस कर रहे हैं ना, तो बैलेंस कैरी डाउन। अब जब बैलेंस करेंगे तो क्या तरीका पड़ा था कि इस अमाउंट में से आप जितना ऊपर सम है या जितनी अमाउंट्स हैं, ये वही 4 अमाउंट, ये माइनस कर दोगे तो ये कैश बैलेंस आ गया। यानी इसका मतलब है कि सारी ट्रांजैक्शन करने के बाद मेरा कैश बैलेंस जो है वो 192,500 आ गया। ये मैंने इसको बोल्ड भी कर दिया, ठीक है, और रेड कलर में भी इसको लिख रहे। अच्छा, अब इसी तरह बैंक कॉलम। बैंक एक वाहिद ऐसा अकाउंट है जो डेबिट भी हो सकता है, क्रेडिट भी हो सकता है, क्योंकि बैंक ओवरड्राफ्ट भी आपने पढ़ा हुआ है, ठीक है। तो इसको जरा गौर से देखना है कि कौन सी साइड जो है वो सम में ज्यादा है। इस ऑब्वियसली ये डेबिट साइड का सम ज्यादा है, तो मैं पहले डेबिट साइड को टोटल कर देता हूँ। इसका टोटल आ रहा है 325,200। यही टोटल मैं इक्वल की इस साइड पे लाता हूं 325,200, और अब इसको बैलेंस करता हूं, यानी उसी अमाउंट में से डेबिट में से क्रेडिट माइनस कर दिया तो 132,200 की अमाउंट आएगी। मैं जरा इसको चेक कर लेता हूं, ये ठीक लगा फार्मूला या नहीं। इसको एक अमाउंट और है, इसका जो बैलेंस आ रहा है वो 119,700। यानी ये 15 दिन जब खत्म हुए तो मेरे पास कैश का बैलेंस था 192,500 और बैंक का बैलेंस था 119,700। और जब अगला 15 दिन शुरू हो गया, नेक्स्ट डे शुरू होगा, तो यही बैलेंस ओपनिंग बैलेंस आ जाएगा, बैलेंस ब्रॉट डाउन। यानी कैश का बैलेंस 192,500 आएगा और बैंक का बैलेंस 119,700 आएगा, ठीक है जी। तो ये दिस इज द वे ऑफ बैलेंसिंग दी बुक। चलिए जी, मेरा ख्याल है चार्जिंग शुरू हो ही गई है, काम चल जाएगा। ओके जी, तो ये मेरा ओपनिंग बैलेंस आ जाएगा 16 जनवरी को। जी, कोई समझ आई है इसकी? कोई क्वेश्चन है तो पूछिएगा। एनी क्वेश्चन? सर आ गई समझ आ इसमें। गई। और बाकी स्टूडेंट्स? यस सर। यस सर। ओके जी, मैं अब आपकी सर बुक ओपन कर रहा हूं और बुक में से आपको बताता हूं कि आपने करना क्या है। पेज 145। अच्छा, आपकी बुक में जो क्वेश्चन दिए वो इंतहा के आसान दिए हुए, इसको करने की जरूरत ही नहीं लग रही मुझे। ये क्वेश्चन है, ठीक है जी, लेकिन ये ओवरऑल है, इसको भी छोड़ दें, ये भी ओवरऑल है, ये भी ओवरऑल। इसमें क्वेश्चन नहीं दिया हुआ। चलिए मैं क्वेश्चन आपके साथ शेयर कर लूंगा, कोई एक दो बना के ना क्वेश्चन दे दूंगा।
एक मिनट